तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स। तो मैं आज आपको 3 मल्टीबैगर स्टॉक्स दिखाऊंगा जो जो स्टॉक अगर आप खरीद लें तो वो नियरली फ्यूचर और मे बी 3 से 4 साल में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, आज का हमारा पहला मल्टीबैगर शेयर है यस बैंक। तो आप सब लोग जानते हैं कि यस बैंक अभी अभी एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से निकला है। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के बाद अभी धीरे धीरे यस बैंक स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। तो यस बैंक मल्टीबैगर शेयर्स क्यों हो सकता है? दोस्तों, एक बात हमें जानने की जरूरत है, मल्टीबैगर शेयर्स तभी होता है कि वो बहुत कम प्राइस पे मिल रहा हो और वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो। और साथ साथ में अगर वो अभी फंडामेंटली कमजोर है तो वो फंडामेंटली स्ट्रांग होने के कोई चांसेस हो। क्योंकि सस्ते में स्टॉक तभी मिलता है जब उसमें कुछ मैनेजमेंट में गलतियां की होती है, फंडामेंटली वो थोड़ा वीक हो जाता है और उसके बाद मैनेजमेंट में जो बदलाव आते हैं, मैनेजमेंट जो बदलाव करता है तो उसकी वजह से उसमें बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट में आने की संभावना होती है और उसके बाद वो मल्टीप्लिकेशन शेयर बन जाता है। तो यस बैंक में ऐसा क्यों हो सकता है वो हम जानते हैं। तो पहली बात तो ये है, यस बैंक का जो पुराना मैनेजमेंट था, राणा कपूर वाला, वो पुराना मैनेजमेंट ने बहुत सारी गलतियां की थी। तो आरबीआई ने उसके रेस्क्यू प्लान में राणा कपूर को पूरी तरीके से एग्जिट कर दिया है। तो वो जब एग्जिट किया तब ये जब लेवल आपको मैं दिखा रहा हूँ वो लेवल पे एग्जिट किया था राणा कपूर ने। उसके बाद एसबीआई यस एसबीआई ने इन्वेस्ट किया एसबीआई को यस बैंक को रेस्क्यू करने के लिए। एसबीआई के साथ साथ एलआईसी ने भी इन्वेस्ट किया था, आईसीआईसीआई बैंक थी, एचडीएफसी बैंक थी, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी बहुत सारी प्राइवेट बैंकों ने भी यस बैंक के रेस्क्यू प्लान में अपना पैसा लगाया। तो वो सारी बैंकों ने जब इसमें पैसा लगाया तब वो सारी बैंक्स जानती थी कि यस बैंक कमजोर नहीं हुई है, बस उसको पैसे की थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो अगर उन लोगों ने सोचा कि अगर पैसे उन यस बैंक को मिल जाता है तो वो अभी भी फंडामेंटली वो ग्रो कर सकती है, बस उसे पैसे चाहिए। तो उस हिसाब से उन लोगों ने पैसे दिए और यस बैंक को बचा लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि इतने सारे बड़े बड़े बैंकों ने इन्वेस्ट किया है। तो ये स्टॉक में कोई तो पॉसिबिलिटी होगी कि वो उसको उन लोगों को रिटर्न दे सके। दूसरा है, ये बहुत ही बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक है। तो उसके पास बहुत सारी ब्रांचेस है, करीबन करीबन 1100 से भी ज़्यादा ब्रांच उन लोगों की अवेलेबल है इंडिया में। तो इसमें भी वो बहुत सारा बिजनेस कर लेती है। दूसरा है, उसका पूरा मैनेजमेंट बदल चुका है। गलतियां पुराने मैनेजमेंट ने की थी, इसलिए बुरे दिन खत्म हो चुके ऐसा बोले तो चल सकता है। क्योंकि पुराने मैनेजमेंट ने गलती की तो ये डायमंड वाला स्टॉक अभी मतलब बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है। और जो नया मैनेजमेंट है, जो प्रशांत कुमार उसकी लीड कर रहे हैं, एसबीआई के जो प्रशांत कुमार है वो, तो वो पॉसिबिलिटी है कि यस बैंक फिर से उसका जो पुराना वाला जो लेवल है वो धीरे धीरे पार करेगा। कब करेगा उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न आएगा। क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े बैंकों के पैसे लगे हुए हैं तो वो वैसे ही यस बैंक को डूबने नहीं देंगे और ना ही उसको यहीं पे छोड़ने देंगे। वो यहाँ से ऊपर जाएगा, वो तय है। और ये यस बैंक कमजोर नहीं है, उसका एक और एग्जांपल ये है कि यस बैंक की टोटल एसेट 2578 बिलियन रुपीज है, यानी कि करीबन करीबन $36 बिलियन। तो ये बहुत ही बड़ी एसेट है यस बैंक के पास और यही एसेट की वजह से हम बोल सकते हैं कि यस बैंक अभी भी कमजोर नहीं है, बस थोड़ी दिक्कत आ गई थी और वो दिक्कत धीरे धीरे करके अभी सॉल्व हो रही है। इनफैक्ट यस बैंक ने प्रॉफिट लाना भी स्टार्ट कर दिया है। दूसरा एक रीजन है कि इंटरनेशनल जो बॉडीज है, फाइनेंशियल बॉडीज, एमएससीआई स्टैंडर्ड, वो यस बैंक पे बुलिश है। उन लोगों ने एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में यस बैंक को शामिल किया है। मतलब कि उन लोगों ने इंटरनेशनल इन्वेस्टरों को बोला है कि आप लोग यस बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, ये मल्टीबैगर शेयर हो सकता है, उसका एक और रीजन ये है कि अभी अभी जो 5 जनवरी को नई लार्ज कैप शेयर्स की अपडेटेड लिस्ट आने वाली है, उसमें यस बैंक शामिल हो सकता है। तो यस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही अच्छा है,
उस हिसाब से कि उसको लार्ज कैप स्टॉक के जो लिस्ट है उसमें शामिल किया जाए। वैसे तो इंडिया में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप हो तो उसको लार्ज कैप शेयर बोलते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए वो अब एक और लिस्ट बाहर पड़ता है, म्यूचुअल फंड की जो अथॉरिटीज है वो बाहर निकालती है, और वो हिसाब से उन लोगों ने 27,000 का एक डिसाइड किया है एवरेज मार्केट कैप। अगर वो मार्केट कैप रहता है तो उन लोग वो कंपनी को लार्ज कैप में शामिल करते हैं। तो उस हिसाब से यस बैंक का मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है। अभी का जो मार्केट कैप है वो करीबन करीबन 51,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, और इंडिया में जो जितने भी शेयर्स है उसमें मार्केट कैप के कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यस बैंक का नंबर 76 है। तो ये बहुत ही अच्छे बैंक है, बहुत ही वैल्यू, उसके पास एसेट्स की वैल्यू भी बहुत अच्छी है, मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है, और ये मल्टीबैगर शेयर बन सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हम उसकी फाइनेंशियल कंपैरिजन करें तो भी आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही पास्ट में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा उसने मुनाफा किया हुआ है। बस ये फाइनेंशियल ईयर 2020 उसमें ही थोड़ी सी दिक्कत आई है, जो अभी दिक्कत धीरे धीरे करके निकल चुकी है। दूसरा है, हम उसकी होल्डिंग्स भी देखें तो ये होल्डिंग्स भी उसकी अच्छी खासी तगड़ी होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ही है। मतलब जो हमारे बैंक्स होते हैं, LIC जैसे इंश्योरेंस कंपनियां, तो SBI HDFC बैंकों ने भी उसमें बहुत ही सारा तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये सारी बैंक्स मिलके यस बैंक को बचा रही है और वो यस बैंक को बचा लेंगे। तो ये आज का हमारा ये पहला मल्टीबैगर शेयर्स हुआ यस बैंक। आज का हमारा दूसरा मल्टीबैगर शेयर है वोडाफोन आइडिया। मैं आपको बता दूं, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड वो भी बहुत ही बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। प्रीवियसली बहुत ही अच्छा स्टॉक, बहुत ही फंडामेंटल उसके गुड गुड फंडामेंटल्स थे, लेकिन जियो के आने के बाद जो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर्स में जो हंगामा मचा, वो हंगामा के चलते बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियां मर्ज हो गई, और इस तरीके से जो मर्ज की हुई कंपनियां अपने आप को मार्केट में टिकाने की कोशिश कर रही है। तो मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया मल्टीबैगर शेयर्स हो सकता है। उसका बहुत ही सारे रीजंस है, मैं आपको एक के बाद एक रीजन बताता हूँ। तो उसका पहला रीजन है उसका बिग कस्टमर बेस। तो कस्टमर बेस एक ऐसी चीज होती है जहाँ से कंपनी कभी भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, और उसके पास जो अभी कस्टमर बेस है वो भी अभी सबसे ज्यादा कस्टमर बेस में थर्ड नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। तो एक तो ये रीजन है कि वोडाफोन आइडिया का जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और खास करके जो विलेजेस है, जो गांव के एरिया है, वहाँ पे जहाँ पे जियो के कवरेज की दिक्कत आ रही है, वहाँ पे आइडिया और वोडाफोन के साथ साथ एयरटेल के भी कस्टमर अच्छे हैं। तो ये एक चीज़ है कि वोडाफोन का कस्टमर बेस जो उसको मल्टीबैगर बना सकती है, क्योंकि फाइनली कंपनी की रेवेन्यू उसके कस्टमर के पास से आती है। दूसरा है जो वोडाफोन आइडिया को दिक्कत आई है वो AGR का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ जो चल रहा था वो। तो AGR में वोडाफोन आइडिया को 10 साल का जो टाइम मिला वो इनफ टाइम है, और मैं ये मानता हूँ कि 10 साल का ये जो टाइम है वही आइडिया वोडाफोन के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। उसी वजह से आइडिया वोडाफोन आगे जाके बहुत ही मुनाफा भी कर सकता है और प्रॉफिटेबल कंपनी भी बन सकती है। दूसरा है, आइडिया वोडाफोन को इंडियन मार्केट जो बड़ा मार्केट है उसमें उनको टिकना है, इसलिए उन लोगों ने नया इन्वेस्टमेंट भी ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। बीच बीच में बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे कि अमेजोन शायद इन्वेस्ट कर सकता है, माइक्रोसॉफ्ट या शायद इन्वेस्ट कर सकता है वोडाफोन आइडिया में। तो वोडाफोन आइडिया में कोई भी इन्वेस्ट करे, अगर नया इन्वेस्टर आते हैं तो वो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया की कंडीशन इंडियन मार्केट में सुधर सकती है, और नए इन्वेस्टमेंट के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ वोडाफोन आइडिया मार्केट में वापसी कर सकता है।
तो ये तो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर आएंगे कि नहीं, लेकिन वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है उन लोगों ने भी क्लियर किया कि बोला है कि वो लोग नया इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। मतलब कभी ना कभी तो वो लोग इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। अगर ऐसा होता है तो वोडाफोन आइडिया चल सकता है, चल नहीं मानो दौड़ सकता है। तो ये हुई बात। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया एक मल्टीबैगर शेयर्स हो सकता है। अगर उसके होल्डिंग की बात करें हम, तो उसका जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास 72% होल्डिंग है। तो ये जो होल्डिंग है वो भी बहुत ही बड़ी आश्वासन दे सकती है कि ये स्टॉक अच्छा है, तभी प्रमोटर ने मोर देन 50% उसमें स्टैक अपने पास ही रखे हैं। तो दोस्तों हमारा आज का तीसरा मल्टीबैगर शेयर है एफईएल। तो चलो जानते हैं एफईएल के बारे में। तो हमारा आज का तीसरा मल्टीबैगर शेयर है फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड। तो दोस्तों आप जानते हैं कि फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड आज बहुत ही बड़ा ये न्यूज़ में रहने वाला स्टॉक है। उसका मेन कारण है अमेजोन और रिलायंस की फ्यूचर एंटरप्राइज की खरीदने के लिए जो लड़ाई चल रही है, हंगामा चल रहा है वो। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि फाइट कोई भी जीते फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड को वो संभाल ही लेगा। क्योंकि अमेजोन ने इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि उसको ऑनलाइन जो है स्टोर उसमें से उसको बिजनेस दिख रहा था, ऑनलाइन बिजनेस कि वो उसने सोचा था बिग बाजार के जो स्टोर से हम ग्लोसरीज और सारी चीजें लेंगे और कस्टमर को होम डिलीवरी दे देंगे। तो उसने ये सोच के फ्यूचर ग्रुप की जो फ्यूचर कूपन है उसमें हिस्सा खरीदा। और यही चीज उन लोगों को नहीं पसंद पड़ रही कि रिलायंस अभी अगर ये ले जाता है तो उसके बिजनेस पे इफेक्ट हो सकता है। तो अमेजोन के बिजनेस पे इफेक्ट और उससे फ्यूचर ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर अमेजोन जीतता है या रिलायंस जीतता है, ये केस फ्यूचर ग्रुप के लिए वो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि अमेजोन अगर जीतता है तो अमेजोन बोलेगा कि अच्छा ठीक है चलो अब मुझे बेच दो। तो किशोर बियानी के पास फ्यूचर ग्रुप को बेचने के सिवा और कोई चारा नहीं है, तो वो तो बेच ही देंगे। तो वो अमेजोन को बेचते हैं या रिलायंस को, इससे फ्यूचर ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर ये बिक गई कंपनी तो फिर उसका दौड़ना तय है। तो ये एक चीज है। दूसरा है उसके पास बहुत ही बड़ी रिटेल की चेन है। फ्यूचर ग्रुप का जो रिटेल चेन है वही उसकी जो रेवेन्यू जनरेट करके देती है, प्रॉफिट वहीं से उसका आएगा। दूसरा, अगर रिलायंस जीतती है ये केस, तो रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के स्टोर में एक दूसरे की चीजें बेचेगी, एक दूसरे अपनी जो इन्वेंट्री है, एक एक दूसरे अपने जो स्टोर के प्रोडक्ट्स है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इससे दोनों की रेवेन्यू बढ़ेगी, दोनों का प्रॉफिट बढ़ेगा। और सेम तरीके से अगर अमेजोन जीतती है तो फिर वो किशोर बियानी को बोलेगा चलो ठीक है फ्यूचर ग्रुप मुझे भेज दो। क्योंकि उसकी जो डील हुई थी कि सबसे पहला राइट्स अमेजोन का रहेगा, तो उस हिसाब से अगर अमेजोन खरीद लेता है तो भी उसके पास amazon.in करके बहुत ही बड़ा नेटवर्क है फ्यूचर ग्रुप्स के जो प्रोडक्ट्स है वो बेचने के लिए। तो दोनों केस में मुझे तो फ्यूचर ग्रुप का फायदा दिख रहा है। हाँ, अगर अमेजोन जीत जाता है तो शुरू शुरू में दिक्कत जरूर देखने को मिल सकती है। क्योंकि अमेजोन के पास अब जो कुछ भी प्लान है फ्यूचर ग्रुप के लेके वो अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ है। बट हाँ, मेरे अगर लॉन्ग टर्म नजरिए से देखे तो ये केस कोई भी जीते फ्यूचर ग्रुप को फायदा है। क्योंकि बियानी की जो डेप्ट है वो उसके ऊपर जो कर्जा है बैंकों का, वो ये फ्यूचर ग्रुप को बेचने से ही निकल सकता है। और जैसे वो कर्जा निकलता है, फ्यूचर ग्रुप डेब्ट फ्री कंपनी होती है, तो उसके तुरंत बाद उसका फ्यूचर ग्रुप का दौड़ना तय है। तो ये एक चीज हुई। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर ग्रुप भी है जो मल्टीबैगर शेयर्स हो सकता है। अगर उसके होल्डिंग की बात करें तो अगर उसका होल्डिंग आप देखो तो 43% वो है होल्डिंग, वो प्रमोटर के पास है। रिटेल होल्डिंग उसका 49% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 5.94%, म्यूचुअल फंड के पास आधा परसेंट है। और करीबन करीबन आधा परसेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। तो ये भी हमें दिखाता है कि फ्यूचर ग्रुप
में जो ज़्यादातर मेजोरिटी होल्डिंग वो प्रमोटर्स और रिटेल का है। रिटेल के बाद दूसरे नंबर पे प्रमोटर्स आते हैं। तो ये एक बात हुई कि फ्यूचर ग्रुप कि ये जो कंपनी है जो सारी वो पहले फ्यूचर ग्रुप में फ्यूचर एफईएल में मर्ज होगी और उसके बाद रिलायंस एफईएल को खरीद लेगा। ऐसी डील हुई थी, बट ये डील अभी कोर्ट में चल रही है। अ, तो लेट्स सी क्या होता है, बट अगर ये एक बार उसका फैसला हो जाता है तो उसके बाद फ्यूचर ग्रुप का चलना तय है। तो फ्यूचर ग्रुप भी एक तरीके से मल्टीबैगर शेयर्स हो सकता है।